इन चेहरों को पहचानिए, इनके चेहरे पर जो खुशी है वो अद्भुत है और उनके जीवन का ऐतिहासिक पल है। जीवन के हर एक मेहनत का फल इन्होंने अपने माता-पिता को दे दिया है। बीच में नाम है सिमरन भगत और उन्हें सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। फूल का गुच्छा दिया जा रहा है। उनके लिए पूरे मिथिला में आशीर्वाद भेजा जा रहा है। लोग खुशी मना रहे हैं। ये देख सकते हैं माला पहनाया जा रहा है। नाम सिमरन भगत है और इन्होंने कमाल कर दिया है। चौरसिया समाज की बेटी ने पूरे बिहार में नाम रोशन कर दिया है। 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में दरभंगा की बेटी सिमरन ने अपने कोटे में प्रदेश भर में 10वीं स्थान प्राप्त कर पूरे दरभंगा वासी एवं मिथिला वासी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है। वह मूल रूप से दरभंगा के लाल बाग निवासी शंकर कुमार भगत उर्फ दिलीप भगत एवं उषा भगत की पुत्री है। स्वर्गीय गंगा भगत की पौत्री हैं। हम दरभंगा वासी के लिए एक बेटी ने जज के रूप में अपना योगदान देंगे, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज बेटियां भी सभी क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो ये बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहाँ पर सिमरन भगत ने चौरसिया समाज का नाम रोशन कर दिया है। हम उनके माता पिता का इंटरव्यू सुनाएंगे कि आखिरकार सिमरन कैसे तैयारी करती थी, कैसे अपने लक्ष्य को चुनौती बनाकर उन्होंने ये तैयारी किया। देख सकते हैं सिमरन का भी इंटरव्यू सुनाते हैं। वो इस वक्त दिल्ली में हैं। उनके पिता दिलीप भगत क्या बोले हैं उन्होंने। इस समाचार को सुनने के बाद चारों तरफ खुशी की लहर है। वहीं पर खासकर उनके ननिहाल पक्ष में भी जबरदस्त खुशी है। देख सकते हैं ये माता पिता हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं और खासकर आज का दिन इनके लिए बड़ा दिन है। ये देख सकते हैं दीदी डॉक्टर स्नेहा भगत असिस्टेंट प्रोफेसर JNU दिल्ली में हैं। उनके खासकर कुणाल प्रसाद जो उनके खासकर बहनोई हैं जीजा, उन्होंने भी खुशी जताया है। इंजीनियर है वहाँ पे। सेकेंड जो दीदी हैं वो हैं सोनम भगत, फैशन डिजाइनर हैं। पति जितेंद्र प्रसाद सऊदी अरब में रहते हैं। सृष्टि भगत उनकी तीसरी दीदी है। योगा टीचर हैं बेंगलोर में। रवि श्री 108 रविशंकर जी के आश्रम में। अंकल सौरभ प्रसाद, ऐसे तमाम लोग उनके ननिहाल पक्ष में। जबरदस्त खुशी है, चारों तरफ खुशी की लहर है और सच में सिमरन भगत ने कमाल कर दिया है। इंटरव्यू सुनाते हैं और जानते हैं सिमरन भगत का ये राज जो है वो क्या है, कैसे वो ये मुकाम हासिल कर पाई है। बहुत ही बेहतरीन ये खबर है क्योंकि लड़कियां देख सकती हैं कितनी आगे बढ़ रही हैं। विशेष कवरेज देखिए। सिमरन ने अपने सफलता का राज बताया है, कैसे तैयारी करें, कैसे जज बने, कैसे अपने माँ बाप का मान बढ़ाएं, नाम रोशन करें। बचपन से ही वो लगनशील थी पढ़ाई में। अपने टाइम टेबल को बहुत अच्छा से मेंटेन करती थी। बेसिक पढ़ाई उसका होली क्रॉस में हुआ 12th तक। उसके बाद सिंगरेड लॉ कॉलेज पुणे से वो 5 साल का लॉ की। उसके बाद वो आगे दिल्ली हाई कोर्ट में उसने अपना प्रैक्टिस शुरू किया सीनियर के साथ, और साथ में अपना जुडिशल की तैयारी भी करती रही। फिर लास्ट ईयर 2-3 नंबर से उसका रह गया था, नहीं हो पाया, तो समय मिल गया। तो इसी बीच उसने MIT यूनिवर्सिटी से LLM कर ली और साथ में अपना प्रैक्टिस भी करती रही और अपना तैयारी भी करती रही। उसके बाद 2023 का ये एग्ज़ाम आया, उसमें बहुत मेहनत करके वो इस सफलता को प्राप्त की। इस परीक्षा में उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई, जिसका फल भगवान ने उसे दिया। भगवान ने उसका फल सिमरन को दिया। सर मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है वो 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन थी और जो पोस्ट मुझे मिली है वो सिविल जज की पोस्ट है। मैंने अपनी स्कूलिंग टिल 12th हॉली क्रॉस स्कूल दरभंगा से पूरी की। उसके बाद मेरा BA LLB 5 ईयर लॉ कोर्स मैंने सिंहगढ़ लॉ कॉलेज पुणे से पूरा किया। लॉ डिग्री के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। साथ में मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की। मैंने इसके साथ ही अपने प्रिपरेशन को जारी रखा और मैंने आगे की पढ़ाई भी पूरी की। मैंने अपनी LLM मास्टर्स मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से पूरी की और इसके साथ ही मैं ये 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज की एग्जामिनेशन भी देती रही।
मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, मम्मी पापा को, जिनकी वजह से आज मैं ये चीज़ अचीव कर पाई। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रही हैं और उनको देखते ही मैंने ये चीज़ सीखी और इस फील्ड में आगे बढ़ी। साथ में मेरी बड़ी बहन डॉक्टर स्नेहा भगत, जिनके पास रह के मैंने अपनी आगे की पढ़ाई की, अपनी पूरी प्रिपरेशन उनके साथ किया और वो इंश्योर करती रहीं कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हो और वो फेथ दिखाया कि मैं इस चीज़ को एक ना एक दिन अचीव कर लूँगी। इनके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। और साथ में मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। वो हमेशा मुझे कहे कि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूँ। उन्होंने उस चीज़ को समझा और अपना बिलीफ, अपना फेथ दिखाया। साथ में मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ रहे, इस पूरे जर्नी में साथ रहे, हमेशा इनकरेज करते रहे और इन सब के सपोर्ट से आज मैं ये चीज़ अचीव कर पाई हूँ। ये जो एग्ज़ाम होते हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स राइटिंग होती है, एंड तीसरा इंटरव्यू होता है। इन तीनों की स्ट्रैटेजीज़ अलग होती है। मेरा अप्रोच तीनों स्टेजेस में अलग था। मेरी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है वो मेंस ओरिएंटेड रही है। पहले मैंने मेंस की तैयारी की है। प्रीलिम्स के लिए जनरली उसमें MCQs होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा, बेयर एक्ट को रेफ़र किया और साथ में जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर हो गए वो मैंने किया। ये अप्रोच मैंने प्रीलिम्स के लिए रखा। साथ में जो मेंस के लिए था, मैंने सारे आंसर राइटिंग सारे स्टैंडर्ड बुक से बनाए और इसके लिए भी मैंने बेयर एक्ट को रेफ़र किया। साथ में अगर मुझे कहीं डाउट होता था तो मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प की और 1-2 मैंने यूट्यूब चैनल को भी रेफ़र किया। मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की है, इसलिए मेरा जो अप्रोच रहा है वो खुद का रहा है। स्टैंडर्ड बुक से लेकर वीडियोस से लेकर खुद से मैंने आंसर फ्रेम किया। एंड जो 3rd स्टेज इंटरव्यू का रहा है उसमें मैंने जितने भी आंसर्स लिखे थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, उसको मैंने सिर्फ प्रैक्टिस किया है। जितना हो सके मैंने टिल इंटरव्यू उसको प्रैक्टिस किया और बोल बोल के किया और ये चीज़ मुझे इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प की। तो ये मेरा अप्रोच रहा एग्ज़ाम्स को लेके। सर, अगर सोशल मीडिया की बात करूँ तो मुझे लगता है ये आपके खुद पर होता है कि आप इस चीज़ को किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपके 4-5 घंटे रील्स को देखने में चले जा रहे हैं, तो वो आपका लॉस है। तो आपको उसको बहुत वाइजली यूज़ करना है। जैसे मेरे लिए काफ़ी एडवांटेज रहा है। अगर मैंने यूट्यूब भी देखा है तो मुझे लगता है आज सारी चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पे, पढ़ाई से लेके हर चीज़। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं या न्यूज़ हो गई तो वो आपको हेल्प करती है कि आप उसको आधा घंटे देख सकते हैं, 1 घंटे देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस अब लॉस पर आ रहे हैं तो आप अपने नोट्स उससे बना सकते हैं। काफ़ी फ्री कंटेंट होता है। अगर रील्स हो गए या शॉर्ट्स हो गए तो उसमें भी आजकल सारे, अगर आपने पढ़ाई रिलेटेड कुछ सब्सक्राइब कर रखा है तो वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आपको वो अपडेट देते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये न्यूज़ है, ये चेंजेस हो रही हैं, तो आप उसको तुरंत जॉट डाउन कर देते हैं अगर आपको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है एज योर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। आप बिल्कुल इसको थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आप, क्योंकि जो ये पढ़ाई है, ये प्रिपरेशन है, काफ़ी मोनोटोनस हो जाती है एक टाइम पर। तो आप बिल्कुल ब्रेक ले सकते हैं, आप आधा घंटा देख सकते हैं, आप कुछ सीरीज़ देख सकते हैं, आप कुछ अच्छे कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपको एकदम से फ्रेश करती है। तो आई थिंक ये सब पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। रैदर देन वहाँ पर टाइम किल करने का, आपको उस प्लेटफॉर्म का एडवांटेज उठाना चाहिए और उसको अपने लिए एक एसेट बताना चाहिए, ना कि वो आपका टाइम किल करे या आपका टाइम ख़राब करे। तो मुझे लगता है कि सबके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। मैंने यूट्यूब भी देखा है, मैंने इंस्टाग्राम भी देखा है, बट ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई के बीच में देखा है। हमेशा ब्रेक लेके, अगर मुझे लगता है कि मुझे ब्रेक चाहिए तो मैं देखती थी।
और काफ़ी ऐसे मैंने चीज़ों को फॉलो कर रखा है जो कि मेरे पढ़ाई रिलेटेड रहा है या मेरा नॉलेज इन्हांस कर रहा है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करती थी उस पर। अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता था तब भी देखती थी, वरना मुझे नहीं लगता है कि मैंने ज़्यादा टाइम उस पर दिया है। मेरा जो पढ़ने का रूटीन रहा है वो काफ़ी अलग रहा है, क्योंकि मेरे कॉलेज के साथ मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे उसी हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ रहा था। जब कॉलेज होता था तो मैं शाम को फिर अपना स्केड्यूल करती थी पढ़ने का, और जिस दिन ऑफ रहता था उस दिन मैं पूरे दिन को डिवाइड कर देती थी। सुबह अगर मॉर्निंग में टाइम मिल रहा है तो मैं 2 से 3 घंटे सुबह पढ़ती थी, फिर दोपहर में मैं टाइम देती थी, और रात को जितनी चीज़ें पढ़ी है उसको रिवाइज़ करने के लिए रखती थी। कॉलेज होता था तो साथ में करती थी, और ऑफ में मेरा सारी चीज़ें प्लान होती थी। मैं हर एक दिन प्लान करके चलती थी कि मुझे कितनी चीज़ें, कितना पोर्शन ख़त्म करना है, कितने दिन में ख़त्म करना है। तो इस तरीके से मैं एक टारगेट सेट करती थी, उस टारगेट को कंप्लीट करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ 14 घंटे या 18 घंटे पढ़ती ही थी। जैसे भी मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ती थी। मैं काफ़ी कंसिस्टेंट रही हूँ, चाहे वो 2 घंटे की पढ़ाई हो या 1 घंटे की पढ़ाई हो, पर मैंने रोज़ उस चीज़ को दिया है। और ऐसे ही मैं साथ साथ मैंने सारे स्टेजेस को दिया। जी, आपके नज़र में क्या खास रहा कि जज बन गई वो? खास यही है कि माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, और मेरी बिटिया बहुत मेहनती, अनुशासनशील, लगनशील थी। उसके अंदर एक दृढ़ निश्चिंत था कि वो हमको जज बनना है और माता पिता को इस मुकाम पर पहुंचाना है कि उनको सब समाज में इज्जत दे। किस क्लास में थी तब से उससे दिमाग में आया कि मैं एक जज ही बनना है? वो 12th में थी, तभी से जब लाइन चेंज होता है 12 के बाद, तभी कही मम्मी मुझे मतलब लॉ पढ़ना है। पापा ने कहा क्यों पढ़ेगी, तो वो मुझे बताई कि मुझे पेन में ताकत चाहिए। पापा अच्छा। मम्मी के लिए पेन में ताकत चाहिए। पेन में ताकत चाहिए। अच्छा जी। अब कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। असीम कृपा है मेरे पूर्वज का, मेरे भगवान का, और मेरे माता पिता का, इनके माता पिता का, सबका असीम कृपा है। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा पूंजी यही है कि बच्चा बन जाए। बच्चा उस मुकाम पे पहुंच गया है कि सचमुच आपको आज लग रहा होगा कि उस दिन को याद कर रहे होंगे जब तकलीफ में रहते होंगे, फिर भी बच्चों के लिए काम करते होंगे, बच्चों को स्कूल भेजते होंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते होंगे। आज उस चीज़ को बयां कीजिए कि खासकर कितना मेरे कठोर परिश्रम से ही बच्चे मेरे आगे बढ़े, और उनके साथ सुबह उठना, रात तक उनके साथ रहना, और उनकी सारी ज़रूरतें पूरा करना, और उनको क्या करना है नहीं करना वो मेरा ही काम होता था। वो हमें से ज़्यादा शेयर करती थी। फिर पापा तो साथ देते ही थे, स्कूल छोड़ना, ले जाना, ट्यूशन पढ़ती थी, मैथ वगैरह, तो अपना तैयारी करने का सोच ली थी तो तैयारी की, और खुद से तैयारी की है। वो कहीं कोचिंग नहीं की है। अगर बच्चा सोच ले, कोई भी बच्चा अगर दृढ़ निश्चय करता है तो वो सफलता पे जरूर पहुंचता है, चरम सीमा पे जरूर पहुंचता है। आप तो जज की माता पिता कहलाएंगे आप लोग। जी, बड़ी खुशी की बात है, कि सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े पोस्ट पर मेरी बेटी जज बन रही है और हम लोग को सम्मानित कर रही है। जज निवास लिखाएगा यहाँ पर। हाँ, सिमरन। हाँ, गेट पर लिखाएगा, मेरे गेट पर लिखा रहेगा जज निवास सिमरन भगत। हाँ। तो देख के सभी लोग खुश होंगे, हमको तो बहुत खुशी है। खुशी ही है। तो ये बताएं कि सिमरन ने जो पढ़ाई किया है, खासकर वो घर पर ही रहकर, दरभंगा में ही रहकर किया है। 12 तक दरभंगा में रही, 12 के बाद पुणे चली गई सिंगड़ कॉलेज में, वहाँ से जुडिस में पढ़ के आई। मतलब परेशान करती थी कि नहीं कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बदमाशी, नटखट ऐसा कुछ? मेरे 4 बच्चे थे, ये अकेले पढ़ गई। काफ़ी बच्चों में गैपिंग था इसमें, तो ये छोटी बच्ची की तरह ही मेरे साथ रहती थी। अच्छा। और मेरा और अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी कि मम्मी पापा का टाइम हो गया खाने का, या पापा आ रहे हैं, या पापा नहाने के बाद खाना लेंगे, तो सारा ध्यान रखती थी। अच्छा, पढ़ती भी थी और पढ़ती भी रहती। हाँ हाँ। तो ये बताएं, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जो समाज के बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? खासकर सिमरन में क्या गुण था जो उन बच्चों में गुण आए और वो भी आगे बढ़ पाए? सिमरन में यही गुण था कि वो मतलब आप सोच नहीं सकते थे देख के कि वो कुछ कर सकती है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत थी
और पढ़ाई करती थी। हम तो यही चाहते हैं कि जितने माता पिता देख रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं, उस सिमरन से सीखें। 8-9 घंटा वो पढ़ाई करती थी और ये नहीं कहती थी कि मैं जगी हूँ मम्मी, उठूँगी नहीं। एकदम नियम से ही सुबह उठना और नियम से रहना। अपनी दीदी के पास भी थी, तो मेरा नाती हुआ, उसका भी देख रेख करती थी। मेरी बेटी से ज़्यादा मेरे नाती से वो जुड़ी है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे से जुड़ी है। नाती भावनात्मक भी है, हाँ, ये कह सकते हैं। मेरा नाती उसको विश किया जब इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो मासी तुम जज बन के आना। जी, अब इसका रिकॉर्डिंग है, हम आपको सुना देंगे। नाती बोलो। नाती, ओके। 6 ईयर का है नाती मेरा। तो जब फर्स्ट रिजल्ट आया तो सिमरन ने फ़ोन किया या आप लोगों को पता चल गया? हाँ, नहीं, हमको पता था कि रिजल्ट आने वाला है। मेरा नाती कहता है नानी डाउनलोड हो रहा है। अच्छा। तो हम यहाँ से अपनी फ्रेंड के पास चले गए थे कि हम वहीं पर रहेंगे, उनके साथ मेरा अच्छा होता है। तो वहाँ हम लोग शेयर किए और ये घर पर थे, सब लोग फ़ोन पे आ गए और रात भर बातें होती रही। तो खुशी से झूमे वगैरह भी कि बस नॉर्मल? नहीं, हम लोग तो भाई एज वाले हो गए, तो माता पिता अकेले ही थे, तो क्या झूमेंगे? क्या शंकर जी, झूमे नहीं? एज वाले क्या झूमते नहीं क्या? क्योंकि देखिए हमेशा एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन लाइफ में तो उस दिन तो ऐसा हो गया कि पता नहीं हमको क्या मिल गया। खुशी का हमको तो नींद भी नहीं आई ना उस रात में, ना हम सोए नहीं ये सोए। सच में? हाँ। क्या करते रहे? भगवान का कीर्तन या फिर कुछ नहीं, सोचते रहे अपना बच्चे। अच्छा, 12 बजे। हाँ, बच्चे दामाद कुछ दोस्त लोग हमारे हैं, अच्छा, मित्र लोग, वो लोग नहीं, रात में ये बात करते रहे। पार्टी वार्टी हुआ है या बस ऐसे ही नॉर्मल? नहीं, पार्टी नहीं हुआ, अभी बच्चे लोग आएंगे तभी। अच्छा, बच्चे लोग आएंगे, मिठाई बस खिलाए सबको। तो देख सकते हैं ये जो परिवार है कितना खुश है यार। सच में अगर जब किसी घर में कोई बच्चे निकलते हैं ना, तो वहाँ का जो एनर्जी होता है ना, वो हाई लेवल पे होता है एनर्जी। आप समझ सकते हैं, सोचिए जरा, आपका जो रूह है ना वो सच में ये हो जाएगा। क्योंकि जिस परिवार में बच्चे जज बन जाए, बच्चे कोई बड़े पदाधिकारी बन जाए ना, वहाँ का वातावरण ही अलग हो जाता है, वहाँ का जीवन ही अलग हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा मुकाम तो वही है जीवन का। तो हम आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो लोग सोशल मीडिया के ज़माने में घुसे हुए हैं, जो लोग अपने पद से अलग हो रहे हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, अपने माँ बाप का मान बढ़ाना चाहिए। माँ बाप के पैसों का जो खासकर पैसा खर्च होता है उसको सही दिशा में उसका खासकर ये देना चाहिए। जो माता पिता का जो मेहनत है उसका सफल बनाना चाहिए उसको। देखते रहिए भारत उदय समाचार।